हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्लीज नाउ सर, when there is a consensus in the house that the step we are taking is the right step, as honorable speaker also rightly pointed out. Sir, is it a new thing we are doing? I think honorable Shashi Tharoor is a member of this house for some years now. We came the repealing amending Act 17 of 2015, 19 of 2015, 22 of 2016, 23 of 2016, 2 of 2018, and 4 of 2018. Now just a minute. Now these 6 bills, when they became act, you were present in the house, and we had discussed it ad nauseum, and we will do it again. We are only introducing the bill, sir. At the time of introduction, I think with a very wise and well-known experience, you are aware that this is just introductory. When the time for debate will come, you can raise all the questions and I am willing to answer it. And as far as Honorable Baluji's observations are concerned, we have worked within Vajpayee government. I am neither clever nor cunning. I work myself properly and with determination. I hope that you know. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं सदन के सामने, लेकिन सर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मुझे सदन के सामने ये बताने की आवश्यकता है सर कि जनवरी 17 से अब तक सर 574 3 तलाक के मामले आए, 574, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही 345 फैसले ये ऐसे मामले आए। और ये मैं तारीख दे रहा हूं 24 जुलाई 2019, यानी 2-3 दिन पहले तक। ये सूचना वो है जो हम समाचार पत्रों से इकट्ठा कर पाए। सर मैं सदन के सामने बहुत पीड़ा से सर कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये सर 15 जुलाई 2019 का है अखबार सर। निकाह के 12 घंटे के बाद शौहर बोला तलाक तलाक तलाक। वजह क्या थी? पत्नी तंबाकू वाला मंजन करती थी, उससे 3 तलाक दे दिया। ये देखिए सर, वो गुल बोलते हैं। पत्नी ने सब्जी के लिए मांगे 30 रुपए तो शौहर ने कहा तलाक तलाक तलाक। ये तारीख है सर 29 जून 2019। बाकी सर उसके बाद एक अमर उजाला 25 जुलाई 2019 सर। नाम और अखबार का वर्जन या नहीं रखें। ठीक है सर, लेकिन सर बताना जरूरी देश में न तो अखबार का नाम बोले, ठीक है ना सर। मीडिया में मैं समझ गया सर। अब सर मीडिया में सर इस तरह की बातें आ रही हैं। एक मोबाइल ऑपरेटर अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, अपोज कह रहा तलाक तलाक तलाक। अब सर ये सवाल है, ऐसे में क्या किया जाए? क्या हमारे मुस्लिम समाज की बेटियों को, बहनों को, खवातीनों को इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए? 3 सवाल खड़े होते हैं सर। पहला सवाल है, अगर दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने 3 तलाक को नियंत्रित किया एक प्रकार और दूसरे प्रकार से, तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है सर जो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, चीफ जस्टिस ने कहा संसद कानून बनाए। हम कानून बना करके आए तो कहा जाए इसका विरोध करें। तो क्या ये जो हमारी विक्टिम बहनें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने घर में टांगे? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर। 70 साल संविधान के हो गए सर, और आज भारत के संविधान का बार बार उधर से कोई बात आती है तो संविधान की दुहाई देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या मैंने पढ़ दिया सर। भारत के संविधान का जो कोर फिलॉसफी है, जो मैं तीसरी बात कह रहा हूं सर, उसमें जेंडर जस्टिस, महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। एक ये समझने की जरूरत है। और सर वो चाहे किसी समाज के आते हो, उनका धर्म ईमान कुछ भी हो, हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है और भारत का संविधान सभी बेटियों को एक समान देखता है।
और सर आज मैं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा सर। जेंडर जस्टिस हमारी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। सर मैं कुछ गिनाता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम शुरू किया हम लोगों ने। हमारा पोस्टल विभाग सुकन्या समृद्धि योजना करता है सर। लगभग 1,26,00,000 बेटियों ने जमा किया है 28,000 करोड़ रुपए। बताइए, उनके सुविधा की चिंता की गई। ये उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए। मैं डिजिटल इंडिया काम देखता हूं, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर सर 73,000 महिलाएं चलाती हैं और उनका एम्पावरमेंट देकर खुशी होती है सर। इसी सदन ने सर रेप में जो नाबालिग के साथ रेप करता है उसको फांसी की सजा दी है इसी सदन ने। अभी 2 दिन पहले पॉस्को कानून पारित हुआ सर, आप परसों देखा होगा आपने देखा होगा इसी सरकार ने भारत की बेटियों को एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाने की अनुमति दी, ये आपने देखा सर। आज चंद्रयान हो या मंगलयान हो, हमारी महिला वैज्ञानिक उसको लीड कर रही हैं। और आज तक जब मैं इस सदन में हूं तो सबसे संतोष इस बात का है सर, इस सदन में पहली बार हमारी 78 बहनें इस लोकसभा का मेंबर बनकर के आई। और सर इस बार मेरा भी सौभाग्य है कि हमारे पटना साहिब की जनता ने मुझे भी इस हाउस का मेंबर इलेक्ट किया है सर पहली बार। सर आज जब मैं इस हाउस का मेंबर बना हूं सर तो एक बात कहने की इच्छा होती है, कहीं खामोशी भी है सर। एक आवाज खामोश है, वो कहानी कभी और सही, लेकिन इस सदन की आवाज खामोश नहीं रहेगी। 3 तलाक के मामले में न्याय दिलाकर रहेगी। और सर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इस सदन से मेरी एक अपील है, बाकी मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा जब बहस चलेगी। ये सदन बहुत ऊंचाई पे जाता है, इसकी परंपरा जो 70 साल की है, एक से एक मामलों में ये सदन ऊंचाई पे जाता है। तो आज मेरी इस सदन से क्या गुजारिश है, इस मामले को सियासी चश्मे से न देखें, इस मामले को धर्म ईमान के मामले से नहीं देखें। ये सवाल है इंसाफ और इंसानियत का, उस मामले से देखें। ये मामला न सियासत का है, न धर्म का है, न ईमान का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है। ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी सम्मान। सर खाली एक अंतिम बात मुझे कह देनी है सर, फिर मैं जरूर सुनूंगा, उसका उत्तर दूंगा सर। जब इसको हम लेकर के आए थे सर तो कुछ आशंकाएं आई थी, हमने उन आशंकाओं को मिटाया है। पहली आशंका थी क्या कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन दूसरा व्यक्ति दे देगा पड़ोसी तंग करने के लिए, हमें लगा बात सही है सर। तो हमने कहा है कि अब यह मामला कॉग्निजेबल तभी होगा जब विक्टिम बेटी या बहन या उसका शादी से कोई रिश्तेदार या पारिवारिक रिश्तेदार केस करेगा। दूसरा कहा था समझौते की गुंजाइश रखो, सर वो भी कर दिया है। और तीसरा बेल में भी कहा है कि मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, लेकिन विक्टिम पत्नी को सुनने के बाद सर। तो ये तीनों सेफगार्ड जिसकी चर्चा बार बार हुई थी इसमें रखा है सर। मुझे लगता है आज मैं इस सदन से आग्रह करूंगा एक स्वर से पास करिए ताकि इस मुल्क की बेटियों को एक संदेश जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। सर हम आपके इतना इंटेलिजेंट नहीं है, क्या करें, कोशिश करते हैं। एंड नॉट आई हैव बीन ए बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, मैं तो सर पटना लॉ कॉलेज से पढ़ा हूं सर। सर मैंने इतना बताया कि महिलाएं सफर कर रही हैं ऑर्डिनेंस के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही, तो क्या हम क्या कहते हैं उनको कि आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे एक बहुत ही लायक दोस्त हैं प्रेमचंद्रन साहब, वो एक ले आएंगे जिसे भूगोल रेजोल्यूशन का। देश ऐसे नहीं चलता। अगर ऑर्डिनेंस करके इस देश की खवातीनों को इज्जत देना था तो इट इज द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोविजन एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न। और सर आज मैं सर सबसे अधिक मामले यूपी के आए हैं सर, 74 मामले सर। आज मैं यूपी सरकार का अभिनंदन इसलिए करूंगा, उन्होंने कार्रवाई की है, चार्जशीट किया है, और मैं चाहूंगा बाकी स्टेट भी कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम न्याय दिला सकें। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर।
Sir, my statutory resolution is there. Speaker, sir. Speaker, sir, X second. My statutory resolution is there. And, yeah, mic is on. My statutory resolution, I want to draw the attention of the Honorable Speaker. Sir. Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir, X second. My statutory resolution is there. My amendment to the motion moved by the Honorable Minister regarding the consideration is there. And the bill discussion is there. So my humble submission before the Honorable Speaker is, I may be permitted some time, since I am the mover of the resolution. Speaker, sir, I rise to oppose both the ordinance as well as the bill which has already been introduced or taken for consideration by the Honorable Minister. The Honorable Minister in his opening remarks has made an eloquent, elaborate speech regarding the necessity of promulgating the ordinance as well as taking the bill for consideration. And I would like to dispute the arguments advanced by my very learned Law Minister of this country, Sri Ravi Shankar Prasad ji, that he has said in the House that it is the necessity only because of the Supreme Court judgment. Speaker, sir, the Supreme Court judgment is a 5-member judgment and it is a 3:2 judgment. You may please see that the judgment Justice Nariman and Justice Yu held that 1937 Muslim Personal Law, that is Shariat Application Act, insofar as it refers to triple talaq, violated Article 14 of Indian Constitution, the right to equality. Justice Kurian Joseph instead argued that triple talaq was not a valid practice in Islam and was therefore illegal. Sir, 2:1:2. And the minority view held by Chief Justice Jagadish Singh Kelly and Justice Abdul Nazir was of the opinion that triple talaq was undesired. The court could not strike it down and only the Parliament could regulate on the matter. So the judgment of the Honorable Supreme Court is 2:1:2 in actual figures, in actual terms. Mr. Chairman, sir, that means now the government is coming with a legislation on the basis of a minority judgment or a dissent judgment. The Honorable Minister was arguing his case that this is because of the necessities, because of the directive from the Supreme Court, we are legislating on the directions of the Supreme Court. Then I would like to ask a simple question to the Honorable Minister regarding the Sabarimala issue also is there. What is the legal position, what is the political position of BJP-led NDA government in respect of Sabarimala? What the Honorable Prime Minister has stated during the time of election in Kerala, in Chennai, in South Indian states? So I would like to seek the clarification from the Honorable Minister that it is the Supreme Court has never directed the government to make a legislation so as to ban the triple talaq. But All India Muslim Personal Law Board has given an affidavit before the Supreme Court. In the affidavit, the All India Muslim Personal Law Board has stated in the affidavit, shown in the affidavit, that it is not the court but the Parliament to make law on this issue, and based on that minority judgment or the dissent judgment has come, only 2 judges have suggested to have a legislation. So if the government is so pertinent and so significant in promulgating an ordinance and to make a legislation so as to protect the Muslim women in the country, sir, mob lynching is there in the country. Last week also 3 persons were killed by the mob, and the Supreme Court has already specifically directed the government to have a legislation. Why the government is not ready to initiate a legislation in the case of mob lynching? So this is, sir, I am not going to the history of this case. This is with a clear political motive to target a particular community in the country. There is no doubt about it. 3 ordinances were promulgated. So 3 ordinances were promulgated. That first ordinance is on 19 September 2018, and the second ordinance is on 12th January 2019. And 21st February 2019, 3 consecutive ordinances have been promulgated so as to make the triple talaq, so as to ban the triple talaq. I can't understand what is the necessity and expedience, or what is the emergent compelling circumstances so as to promulgate an ordinance.
There is no justifiable answer. Sir, continuous promulgation of ordinance one after another is lacking bona fides and with a political motive to target the community, particular community. This is a specified targeted agenda of BJP-led government in the country. That is the first point which I would like to make. Sir, you are very well aware that Article 23, the well-established constitutional position, is that it can be invoked only on extraordinary compelling circumstances. No extraordinary compelling circumstances prevailing in the country so as to make this ordinance. Sir, the 7-member bench of the Supreme Court in 2nd January 2017 in Krishna Kumar versus State of Bihar, what the Supreme Court judgment has said, re-promulgation of an ordinance is impermissible and terms it as a fraud on the Constitution. So it is a big dictum on the part of the Supreme Court judgment against the court. It is a fraud on the Constitution. Consecutive promulgation of ordinance is not good. It is a fraud on the Constitution. Further, the court says that, I quote, the ordinance making power does not constitute the president or the governor into a parallel source of law-making authority or an independent legislative authority, unquote. So here in this case, this is an abuse or a misuse of constitutional provision, Article 123. Hence, I oppose the ordinance route of legislation. Sir, I am coming to the bill. Sir, I have the time. As per the rules, I have the... Please, I will. Sir, coming to the contents of the bill. The contents of the ordinance and the bill are against the interests of the Muslim men and women. Why I will? Sir, as per the statement of objects and reason, the bill is intended to prevent the discrimination of Muslim women and for the empowerment of the Muslim women. The Supreme Court judgment in Sayara Banu versus Union of India, which was held on 22nd of August 2017, Talaq-e-Bidat, that is an instantaneous and irrevocable divorce by a Muslim husband on his wife is null and void. This is the Supreme Court judgment on 22nd August 2017. That means an instantaneous and irrevocable divorce made by a Muslim husband on his wife is null and void, means it is void ab initio. That means the marriage has no legal sanction, no legal sanctity. The marriage status is still subsisting. That is the position. Then I would like to know then what is the need for a new law on triple talaq, as the Supreme Court verdict is the law of the land. And one of the fundamental maxims of criminal jurisprudence I would like to quote, nullum crimen sine injuria, unquote. That means no person shall be punished for an act that does not prove to be significantly harmful to anyone. Here, sir, after 22nd August 2017, that is after the pronouncement of the judgment, an act of triple talaq-e-bidat does not in any way harm or violate the rights of a Muslim woman wife unless the husband refuses to perform the conjugal responsibilities, duties upon him, or the wife is forced to leave from the residential place of the husband. Only these two cases you can invoke. If that two circumstances comes, definitely we are having the 498A of the Indian Penal Code, and the provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 is also there. You can very well invoke it. What is the necessity and need of... Sir, please, sir. I'm over the resolution. Yeah, please. Sir, Section 498A as well as the protection of provisions of the Prevention of Women from Domestic Violence Act 2005, these two are applicable. So, what is the necessity of having such a legislation, number one? Sir, number two, criminalizing a civil wrong. Sir, this is in the opening, at the time of introduction of the bill, I have very detailed narration has already been done. It is absolutely a personal law. How you can make a personal law, a wrong arising out of the personal law can be made a criminal law or a crime? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।